Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am Vinod and guys this is my first video on YouTube. Guys आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन जिसके ऑथर हैं अल्फोंसो ड्यूएट। स्टूडेंट्स ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बट डोंट वरी, आज मैं इस चैप्टर की आपको ब्रीफ समरी पढ़ाऊंगा जिसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर कवर हो जाते हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जरूर लेकर आऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फास्ट। लिटिल फैन स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। सो गाइज ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से बच्चे के साथ जिसका नाम है फ्रांस। तो उस सुबह नन्हा फ्रांस स्कूल के लिए बहुत देर से चला। ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग। उसे स्कूल में टीचर्स द्वारा डांटे जाने का बहुत डर था। द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो टीचर्स को क्या करना था उस दिन व्याकरण के नियमों पर यानी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उन पर बच्चों से सवाल पूछने थे, क्वेश्चंस पूछने थे। बट फ्रांस डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट दैम। बट फैंस को तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, उसका अक्षर भी उसको याद नहीं था। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। इसलिए उसने सोचा कि आज भाग जाया जाए और खुले में दिन बिताया जाए, मतलब बंक किया जाए स्कूल का। जैसे कि आमतौर पर स्कूल के बच्चे बंक मार लेते हैं उस तरीके से इसने भी स्कूल के बाहर रहने की सोचा। तो इट वॉज अ ब्राइट एंड लवली डे। दिन बहुत ज़्यादा चमकदार था, अच्छा था, चमकीला था और प्यारा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग। पक्षी भी चहचहा रहे थे। द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। और जो रशिया के सिपाही थे वो भी खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, हाउएवर ही हरीड ऑफ टू स्कूल। सो गाइज पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा जो स्कूल के बाहर का नज़ारा था उसने फ्रांस का ज़्यादा मन मोह लिया, मतलब उसको प्रलोभित किया। यहाँ पर टेम्पटिंग का मतलब प्रलोभित करना ही बताया गया है। एंड फिर भी वो शीघ्रता से मतलब जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रवाना हो गया। तो व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि जो सूचना पट था वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। आखिर क्या था उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी? तो बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट अप एट द टाउन हॉल फॉर एवरी न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, द डिटेल ऑफ लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑल वर पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या था कि हर तरह की न्यूज़, हर तरह की अनाउंसमेंट, हारे गए जितने भी युद्ध होते हैं उसकी डिटेल, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो लिखित रूप में जो प्रारूप होते हैं, मतलब जो कागज़ के ऊपर चीज़ें लिखी जाती हैं वो, एंड जितने भी कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर भेजते थे वो हर एक चीज़ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चिपका दी गई होती थी। तो बुलेटिन बोर्ड होता किस तरीके का है, साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, वो बुलेटिन बोर्ड की ही है। इस तरह के बुलेटिन बोर्ड पर भी इन सभी चीज़ों को चिपकाया गया था। On the way, blacksmith asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he would reach school in plenty of time. तो दोस्तों यहाँ पर blacksmith का मतलब है लोहार, एंड assured का मतलब है विश्वास दिलाना, एंड plenty of time का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समय का होना। तो रास्ते में उसे एक लोहार बोलता है कि वो इतनी तेज़ी से ना जाए स्कूल। तो उसने फ्रांस को विश्वास भी दिलाया कि वो टाइम से स्कूल पहुँच जाएगा, इतनी जल्दबाजी ना करे। तो when फ्रांस reached school, he saw it was all like a Sunday morning. जब फ्रांस स्कूल पहुँचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि सब कुछ तो वहाँ पर संडे की सुबह जैसा था, बिल्कुल खाली। स्कूल के बाहर कोई बच्चा वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजल। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर स्कूल के बाहर जो थी वो बहुत ज़्यादा हलचल चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ पर बजल का मतलब चहल पहल ही है बच्चों। तो ऑल सॉर्ट ऑफ साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटिशन एंड द टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो हर तरह का साउंड जैसे कि बेंच को खोलने और बंद करने की आवाज़, लेसन को यानी चैप्टर्स को रिपीट करने की आवाज़, और जो टीचर समय समय पर अपना डंडा बेंच के ऊपर यानी टेबल के ऊपर पटकता है उसकी आवाज़। तो हर तरह का साउंड स्कूल के बाहर गली में सुना जा सकता था। बट दैट डे इट वॉज ऑल वेरी स्टिल। बट उस दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। खिड़की में से फ्रांस ने देखा कि उसके क्लासमेट पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे अपने बेंचेस पर, और एम हेमल अपने खतरनाक डंडे को अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। ही वॉज फ्राइटेंड। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एम हेमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। लेकिन एम हेमल ने बड़े दया भाव से उससे बोला कि वो जाए, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए।
In the class, he saw that M. Hamel was in his beautiful green coat and frilled shirt. क्लास में फ्रांस ने देखा कि टीचर ने सुंदर सा हरे कलर का कोट पहना हुआ था और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी. He was wearing a black silk cap. उसने काले कलर की रेशमी टोपी भी पहनी हुई थी. And he never wore this dress except on inspection and prize days. वो ऐसी ड्रेस खास तौर पर इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज के दौरान पहना करते थे. फ्रांस saw that some villagers were sitting quietly on the back benches. फ्रांस ने ये भी देखा कि कुछ गांव के लोग पीछे के क्लास के जो पीछे के बेंच होते हैं वहाँ बैठे हुए थे. एंड एवरीबडी लुक्स वेरी सैड. और हर कोई बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था. Actually, the order had come from Berlin that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine, and new teachers would come on next day. M. Hamel said that it was the last lesson he would give them. Franz was shocked when he heard that M. Hamel was leaving the school forever. So guys, ये कहानी उन दिनों की है जब फ्रांस और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस हार गया था और रशिया जीत गई थी. तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि ऑलसेक एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल और केवल आगे से जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और न्यू टीचर्स वुड कम ऑन द नेक्स्ट डे. और नए टीचर्स जो हैं वो आगे से नेक्स्ट डे से पढ़ाने के लिए आएंगे. तो एम हैमल ने जब बच्चों को ये बोला कि इट इज़ द लास्ट लेसन आई वुड गिव यू, कि मेरा आज जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है और मैं हमेशा के लिए स्कूल को छोड़कर जा रहा हूँ. तो क्लास के अंदर एक बहुत सैड सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया. उसमें से कुछ लोग तो रोने भी लगे. अब फ्रांस को समझ में आया कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ लगी हुई थी और एम हैमल ने क्यों आज अपनी बेस्ट ड्रेस को पहना हुआ था. तो फ्रांस को सारी चीज़ें, अगर मैं आपको चैप्टर के पीछे लेकर चलूँ, थोड़ा सा बैक में लेकर चलूँ, तो आपने देखा था कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. वो भीड़ किस लिए लगी हुई थी, अब फ्रांस को सब समझ में आ गया. क्योंकि वहाँ पर लोग इसीलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि ऑलसेक एंड लॉरेन के अंदर आगे से जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा. His feeling now changed altogether. He cursed himself for not learning his lessons. He forgot all about Mr. Hamel rulers and his cranky nature. M. Hamel asked Franz to recite the rules, but he stood there silently. But M. Hamel did not scold him. Then he told children that the French language is the most beautiful, most clearest, and most logical language in the world. तो guys क्या होता है कि नन्हा फ्रांस जो होता है उसकी फीलिंग्स पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. अचानक से ही उसके मन में किताबों के प्रति प्रेम उमड़ आता है. वो अपने आप को कोसता है कि क्यों उसने टीचर्स के द्वारा दिए गए लेसन्स को अच्छे से याद नहीं किया. वो भूल जाता है एम हैमल के डंडे की मार को. वो भूल जाता है उसके स्ट्रिक्ट नेचर को. और जब एम हैमल उससे ग्रामर के रूल सुनते हैं तो क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का पी भी याद नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है. वो नहीं सुना पाता आंसर को. बट एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम. जैसे कि हमको पता है कि एम हैमल का आज लास्ट डे था, उसका लास्ट लेसन था, इसलिए वो आज बहुत ज़्यादा इमोशनल थे वो, इसलिए वो नन्हे फ्रांस को डांटते भी नहीं हैं. वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ का ब्लेम अकेले फ्रांस को नहीं देते. इसका ब्लेम वो बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं जिन्होंने चंद एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बच्चों को काम पर भेजा लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं किया. वो अपने आप को भी इस चीज़ का ब्लेम देते हैं कि उन्होंने खुद कई बार एजुकेशन को बड़ा लाइटली लिया. कभी कभी एम हैमल फिशिंग पर भी चले जाते थे तो वे अपने लेसन कैंसिल कर देते थे. कभी कभी बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए भी भेज देते थे. फिर लास्ट में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छी बात बच्चों को बताते हैं. वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. He asked them to guard it and never forget it. All at once the church clock struck 12. The sound of trumpets by Russian soldiers was heard. They were returning from their drill. M. Hamel stood up to say something but could not say anything. He took a big piece of chalk and wrote in a big letter, "Long live France." तो एम हैमल ने कहा कि वे बच्चों से कहा कि वे इस लैंग्वेज की रक्षा करें तथा इसे कभी ना भूलें. अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजा दिए. रशिया के सिपाहियों द्वारा नगाड़ों को बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी. एक्चुअली वो अपने ड्रिल से वापस लौट रहे थे. तो एम हैमल कुछ कहने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उनका गला भर जाता है. ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था. सब बहुत ज़्यादा निराश थे. सिर्फ एम हैमल ही नहीं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे. विलेजर्स जो थे वहाँ पे पीछे के बैक बेंचेस पे जो बैठे हुए थे सारे के सारे बहुत ज़्यादा निराश थे. तो एम हैमल ने एक बड़ा सा चौक का टुकड़ा उठाया और जितना भी बड़ा वो लिख सकते थे बोर्ड के ऊपर उन्होंने लिखा. और क्या लिखा उन्होंने लिखा कि फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे.
गाइस इस चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं. द फर्स्ट थीम इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. तो गाइस किसी भी वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ही नहीं पड़ता बल्कि लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ता है. एंड द सेकेंड थीम इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवर लैंग्वेज. गाइस जो लैंग्वेज हम बचपन से ही बोल रहे होते हैं दैट समवेयर बिकम्स अवर आइडेंटिटी. सो दिस इज़ व्हाट दैट ऑथर इज़ गोइंग टू ट्राई टू कन्वे थ्रू दिस पोएम. सो गाइज़ ये थी इस चैप्टर की ब्रीफ समरी. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.